अस्सलाम वालेकुम, हे गाइस, व्हाट्सअप। माय नेम इज़ मोहसिन परवेज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि इस वीडियो में आपके उन सवालात के जवाबात हैं जो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हो, खास करके मेरे स्टूडेंट्स। जैसे कि रीडिंग के टास्क हमने करने वाले हैं, और रीडिंग में जो चीज़ जो बच्चे बार-बार फेस करते हैं और कहते हैं कि सर ये हमें सबसे ज़्यादा टफ़ लगती है। और मैंने एक सर्वे के मुताबिक अपने स्टूडेंट से इसके बारे में पूछा। मैंने कहा कि रीडिंग में आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है? तो स्टूडेंट ने कहा कि लिस्ट ऑफ हेडिंग, मैच द हेडिंग्स। तो आज हम लिस्ट ऑफ हेडिंग, मैच द हेडिंग के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग के क्वेश्चन टाइप कितने होते हैं। आपको पता है कि रीडिंग में डिफरेंट क्वेश्चन टाइप होते हैं। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग जो होती है ये आगे भी मल्टीपल फॉर्म्स में आती है। जैसे कभी कभार हमारे पास लेटर होते हैं, हमारे पास नंबर होते हैं, हमारे पास कुछ नाम दिए गए होते हैं, हमने उनको भी मैच करना होता है। कभी कभार कोई स्टेटमेंट होती है तो हमने उसको मैच करना होता है। तो मैंने आपको पिछली जो कुछ वीडियोस हैं रीडिंग के ऊपर जो मैंने बनाई थी, मैंने उसमें आपको ये बताया हुआ है कि रीडिंग में, लिसनिंग में जब भी आप एक क्वेश्चन टाइप से दूसरे क्वेश्चन टाइप पे जाओगे तो आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी चेंज होंगी। सो टिप्स आर एंड ट्रिक्स आर द मेन कंसर्न हियर। अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आती हैं, अगर आपको ये पता है कि एक एक क्वेश्चन टाइप में अगर आप आधा घंटा, पौना घंटा, आप कुछ भी लगा रहे हो, घंटा लगा रहे हो, तो अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आती हैं तो हो सकता है आपका काम जल्दी हो जाए, आपका जो जो मिनिमम टाइम है वो यूटिलाइज हो। तो इसी वजह से आइल्स में टिप्स एंड ट्रिक्स को रखा गया है। सो लिस्ट ऑफ हेडिंग की जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि भाई आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन कौन सा है, आंसर कौन सा है। सो सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमारा जब लिस्ट ऑफ हेडिंग आ जाए, सपोज करें मेरे पास एक क्वेश्चन टाइप आता है और उसमें लिखा होता है कि चूज द करेक्ट लेटर, और फिर एक जगह मुझे दिए गए होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7, पैराग्राफ ए बी सी डी, सो ऑन। और एक जगह मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी गई होती हैं और उसी के आगे नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5, उसके आगे मुझे कुछ स्टेटमेंट दी गई होती है। तो अब मेरे क्वेश्चन कौन से हैं, मेरे आंसर कौन से हैं? तो आपके जो क्वेश्चन है ना, जहां पे नंबरिंग मेंशन होगी, जहां पे नंबर लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर, वो आपके क्वेश्चन है। ये इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो आप देखो स्टेटमेंट क्या कह रही है। अगर आपको स्टेटमेंट ये कह रही है चूज द करेक्ट लेटर, तो फिर आपके जो आंसर है वो लेटर में, जहां पे जो लेटर में लिखी हुई चीजें वो आपके आंसर हैं, और जो क्वेश्चंस हैं आपके वो जो नंबर में लिखे हुए हैं। अगर वो कहता है चूज द करेक्ट नंबर, सो फिर जो नंबर फॉर्म में जो चीजें लिखी गई हैं वो आपके आंसर हैं, जो लेटर फॉर्म में लिखी गई हैं वो आपके क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं ट्रिक की। देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो स्टेटमेंट पे ही डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स होते हैं जहाँ पे कहते हैं अंडरलाइन द कीवर्ड्स, अंडरलाइन द कीवर्ड्स, एंड मैं ये बात दुरुस्त मानता हूँ कि कीवर्ड से मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एक बच्चे को सिर्फ फोर्स कर रहे हो कि कीवर्ड्स को ही ढूंढे, तो वो क्या करेगा, वो जो रॉन्ग आंसर का जो कीवर्ड है वो उस पर जाएगा और शायद उसको वो आंसर ही ना मिले। अब उसको वो स्टेटमेंट ना मिले, या उसको वो ट्रांसलेट जब करता है तो उसको उसका मीनिंग ही ना बताए। भाई यहाँ पे वो वर्ड लिखा गया है लेकिन अब उसको कंफ्यूज कर रहा है। तो हमेशा अंडरलाइन द कीवर्ड्स, हमेशा कीवर्ड्स पे फोकस ना करें। आप स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लें तो फिर आप अपनी स्टेटमेंट को पीछे जाके वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा मानना ये है कि स्टेटमेंट को जब लिस्ट ऑफ हेडिंग आ जाए तो स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले आप क्या करो, आप पैराग्राफ को पहले पढ़ो। आप पैराग्राफ ए को जाके पढ़ो। अब देखो जो उसकी लिस्ट ऑफ हेडिंग जो आगे बनी है, जो नंबर पड़ा हुआ है, अब देखो कि इनमें से कौन सा उसके साथ मैच कर रहा है, उसके साथ जाके उसको मैच कर दो। ये इजीएस्ट वे है। तो हम इसको एक ऐसा पैसेज ले लेते हैं, एक रीडिंग का एक टेस्ट ले लेते हैं, तो हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को, और कैसे हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग हमारे लिए हम उसको ईजी बना सकते हैं। सो देखते हैं। सो रीडिंग की लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक यहाँ पे एक पैसेज ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और सेक्शन ए टू एच। हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है। choose the correct heading from each section from the list of heading below. Reading passage 3 has 8 sections A to H. Write the correct number I and IX in boxes 27 to 34 on your answer sheet. मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट में आपको कह रहा है चूज द करेक्ट लेटर, सो इट
इट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो कौन सा है, लेटर वाला है। अगर वो कह रहा है चूज द करेक्ट हेडिंग, चूज द करेक्ट नंबर, सो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो नंबर फॉर्म में आने वाला है। और यहाँ पे देखें चूज द करेक्ट हैचिंग फॉर, और यहाँ पे इसने लिखा रीडिंग पैसेज सेक्शंस ए टू एच, राइट द करेक्ट नंबर मीन्स चूज द करेक्ट नंबर। सो इट मीन्स वी हैव आंसर इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो पैसेज है हमारे पास, पैसेज का हम सबसे पहले नाम पढ़ लेते हैं। सो पैसेज का नाम है जी हमारे पास वाई कंपनीज शुड वेलकम दिस ऑर्डर। ओके, सो हमारे पास यहाँ देखें एक पैसेज में पैराग्राफ है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। और मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। और मैं जो यूज़ करता हूँ जब मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग करता हूँ तो मैं सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, ना कि मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं स्टेटमेंट को एक बार देख लेता हूँ। तो स्टेटमेंट है हमारी complaints about the impact of a certain approach, fundamental beliefs that are in fact incorrect, early recommendations concerning business activities, organizations that put a new approach into practice, companies that have suffered from changing their approach, what people are increasingly expected to do, how to achieve outcomes that are currently impossible. Neither approach guarantees continuous improvement. Evidence that a certain approach can have more evidence that a certain approach disadvantages than advantages. So ये थी हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। सो हमारे पास नीचे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ए एफ जी एच मीन्स पैराग्राफ ए बी सी टू एच। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैराग्राफ ए को पढ़ते हैं। सो पैराग्राफ ए है हमारे पास, organization is a big business whether it is for our lives. All those in boxes and calendars are how companies are structured. A multi-billion-dollar industry helps to meet this need. We have more strategies for time management, project management, and self-organizations than at any other time in the history. So इसको आप underline कर सकते हो। We are told that we ought to organize our company, our home life, our week, our day and even our sleep। ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपके काम आने वाली है, आप इसको अंडरलाइन करें। ऑल एज मीन्स टू बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव, ये सब किसके लिए, ताकि हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। एवरी वीक countless seminars and workshops take place around the world to tell paying public that they ought to structure their lives in order to achieve this. This rhetoric has also crept into thinking of business leaders and entrepreneurs, much to the delight of self-proclaimed perfections, with the need to get everything right. The number of business schools and graduates have massively increased over the past 50 years, essentially teaching people how to organize well. So, यहाँ पे एक बात है कि पैराग्राफ को पढ़ने के लिए ना आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ा, तो जब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो मुझे पता है कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो हम समझने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर तो नहीं है, हमारी जो कुदरती ज़बान या आप कह सकते हो हमारी जो मादरी ज़बान है वो इंग्लिश तो नहीं है। तो हम इंग्लिश को समझने के लिए इंग्लिश को कन्वर्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी उर्दू में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जब आप पैराग्राफ ए को पढ़ो या कोई भी पैराग्राफ आप जब पढ़ो, तो आप उसमें जो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको उस चीज़ की तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं, आपके आंसर की तरफ, आप उनके मीनिंग्स को अपने ज़हन में रखो। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड था आउट। आउट का मतलब होता है चाहिए, आउट टू, आउट इन टू, उसको करना चाहिए, उसका होना चाहिए। और इसी तरह हमारे पास एक और यहाँ पे वर्ड था रेहिटोरिक। सो इसका मतलब होता है बयानबाजी। इसी तरह क्रेप्ट में दाखिल हो, क्रेप्ट इनटू का मतलब होता है दाखिल हुआ, में दाखिल हुआ। इसी तरह सेल्फ प्रोक्लेम्ड, इसका मतलब होता है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है खुद खुद उस चीज़ को करना, खुद बयानबाजी करना, खुद उस चीज़ में शामिल हो जाना, खुद प्लान करना। ठीक है, सो इस तरह की मीनिंग्स, इस तरह के वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स आप अपने जहन में रख लो, तो फिर आपको उसका एक आउटकम आएगी आपके पास, आपको उसका कंटेक्स्ट फॉर्म आएगी, उसका थीम आएगा कि पैराग्राफ ए का क्या थीम था, उसमें ये राइटर ने क्या बताया है, तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि इस पैराग्राफ को मैंने पढ़ा है और उस पैराग्राफ में
राइटर यही कह रहा है, बिजनेस के बारे में बता रहा है, और वो कह रहा है कि दिन ब दिन हम कैसे सेमिनार्स हो रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये किसके लिए, कि लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं अपने कारोबार के रिलेटेड, ठीक है। और उसने कहा कि बेशुमार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और इस चीज़ में दाखिल होने के लिए बहुत से ताजर जो हैं वो खुशी से उस चीज़ को प्लान करते हैं, और फिर अपने अंदाज से उस चीज़ में, अपने काम के मुताबिक उस चीज़ में आगे बढ़ते हैं। सो इसने लास्ट में एक चीज़ लिखी है, द नंबर ऑफ बिजनेस स्कूल्स एंड ग्रेजुएट्स हैव मैसिवली इंक्रीज ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, एसेंशियली टीचिंग पीपल हाउ टू ऑर्गेनाइज वेल। तो इसने कहा कि पिछले 50 साल में बहुत से सेमिनार्स, बहुत से स्कूल्स और ग्रेजुएशंस ऐसे इस तरह के इदारे बनाए गए हैं ताकि लोगों को बिजनेस के ऊपर सिखाया जाए, लोगों को बताया जाए कि वो चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से बताया जाए। तो अब हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, उसका मतलब हमने समझ लिया, अब हम चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कंप्लेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच, ना कंप्लेंट्स का उसने कोई भी जिक्र नहीं किया, तो ये हम नहीं लिख सकते। फंडामेंटल बिलीफ दैट आर इन फैक्ट इनकरेक्ट, सो ऐसी कोई बिलीफ नहीं है जो उसमें उसने हकीकत के तौर पर से कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। अर्ली रिकमेंडेशन कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज, तो ऐसी भी उसने आई थिंक सो की कोई बात नहीं की। ऑर्गेनाइजेशंस दैट पुट अ न्यू अप्रोच इनटू प्रैक्टिस, नाउ companies that have suffered from changing their approach, know what people are increasingly expected to do। अब इसको आप देखें कि what people are increasingly expected to do। अब अगर इसको देखें और जो मैंने आपको बताया है, जो सारी की सारी चीज़ें उसने बताई हैं, जैसे कि उसने कहा कि सेमिनार्स भी हो रहे हैं, इसके अलावा स्कूल्स भी बनाए गए हैं, ग्रेजुएशंस जो हैं आपकी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई हैं, और बहुत ज़्यादा तादाद में पिछले 50 सालों से। ये क्यों किया गया है? ये इस वजह से किया गया है कि व्हाट पीपल्स आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू। सो ये हमें हमारा पहला आंसर फाइंड आउट हो गया है। पैराग्राफ 2 को हम पढ़ लेते हैं। आयरनली, इसका मतलब होता है बेबसी की इंतहा, सतम ज़रीफ़ी। However, the number of businesses that fail has also steadily increased. Work-related stress has increased. A large proportion of workers from all the demographics कहते हैं आबादियाती, claims to be dissatisfied with the way their work is structured and the way they are managed. This begs the questions: what has gone wrong? Why is that our paper, the drive for organization, seems a sure shot for increasing the productivity, but in reality falls well short of what is expected? So इसमें ये कह रहा है कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि बिजनेसेस के जो हैं, बिजनेसेस तो बढ़ रहे हैं, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन लोगों का स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है, और वहाँ पे जो मैनेजमेंट की जो डिसऑर्डर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, और जो प्रोपोर्शन है लोगों के क्लेम्स का वो भी बढ़ रहा है। इसके बाद लोग उससे डिससेटिस्फाई भी हो रहे हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर जो है मैनेजमेंट का वो इसका बुनियादी है, उसका वजह उसकी बुनियाद वो है कि वो जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है वो नहीं ठीक हो पा रहा। सो लास्ट में उसने कहा है कि व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग, कि कहाँ पे गलती हो गई है, कहाँ पे उनसे गलती। Why is that our paper to drive for organization seems a sure shot for increasing productivity, but in reality falls well short of what we expected? तो हम इसको देखते हैं कि इसके लिए वो क्या कहते हैं। Complaints about the impact of certain approach. सो डेफिनेटली जो मैंने पहली लिस्ट ऑफ हेडिंग पढ़ी है, मुझे इसमें श्योरिटी है कि यही होगा कि कंप्लेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच, के मखसूस सर्टेन कहते हैं, सर्टेन अप्रोच कहते हैं एक मखसूस, एक खास तौर पर जो नुकता होता है कि उस पे ऊपर जो है ना उसका असर एक सर्टेन इम्पैक्ट, सर्टेन अप्रोच का कंप्लेंट्स जो हैं अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच, मखसूस जो नुकता है उनका असर, उनकी वजह से जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उसके बारे में कह रहा हूँ। सो जो पहला है मुझे ये डन है, मुझे श्योरिटी है कि ये इसका पहला कंप्लेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच। इट मीन्स के सर्टेन अप्रोच कहते हैं एक खास नज़र रखने वाले, खास नुक्ता रखने वाले लोगों को, इम्पैक्ट कहते हैं उसका असर। सो कंप्लेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच,
तो मखसूस नुक्ते के जो असरात हैं उनके ऊपर लोगों का कंप्लेंट्स। तो मैंने जब जैसे ही इसको पढ़ा बी को, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि a large proportion of workers from all the demographics claims to be satisfied with the way their work is structured and the way they are managed, जिस तरह उसको स्ट्रक्चर किया गया और जिस तरह उनको मैनेज किया गया। सो ये हमारा सेक्शन बी में हमारा आता है हेडिंग आई। okay, तो सेक्शन सी को पढ़ लेते हैं। सेक्शन सी में हमारे लिए क्या है? दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर अ व्हाइल नाउ। फ्रेडरिक टेलर वाज वन ऑफ द फोरफादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइटिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century. He designed a number of principles to improve the efficiency of the work process, which have since become widespread in modern companies. So the approach has been around for a while. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो प्रॉब्लम जो उन्होंने ऊपर फेस की है कि स्ट्रक्चर में कुछ हो रहा है, मैनेजमेंट में कुछ हो रहा है, तो फ्रेडरिक टेलर नाम का एक बंदा था, उसने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का फोर फादर था। तो राइटिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century, उसने 20वीं सदी के शुरू में एक एक कुछ लिखा, कुछ बुक लिखी। ही डिजाइन्ड अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क प्रोसेस। तो उसने बेशुमार प्रिंसिपल्स बनाए ताकि काम की जो मिकदार है उसको बढ़ा सके, उसकी एफिशिएंसी को जो है ना इंक्रीज कर सके। विच हैव सिंस बिकम वेरी स्पेशल इन मॉडर्न कंपनीज, जो कि बहुत तेजी से जो मॉडर्न कंपनीज थे उनमें ये बात फैल गई। सो द अप्रोच हैज बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल। तो ये जो काम था, ये जो नुक्ता था, ये काफी देर तक उनमें रहा। सो आइए देखते हैं हम कि इस सी के रिलेटेड हमारे लिए क्या हेडिंग है। सो कंप्लेंट्स अबाउट द इंपैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच, ये हमने कर लिया। फंडामेंटल बिलीव्स दैट आर इन फैक्ट इनकरेक्ट, ये भी फंडामेंटल बिलीव्स दैट्स आर इन फैक्ट, ऐसी तो कोई चीज नहीं थी। अर्ली रिकमेंडेशन कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज, अर्ली रिकमेंडेशन कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज, अर्ली रिकमेंडेशन कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज। हाँ, तो ये हमारा हो सकता है, रिकमेंडेशंस कहते हैं सिफारिशात को। सो अर्ली रिकमेंडेशंस, जैसे कि उसने यहाँ पे लिखा है, इन द फर्स्ट ऑफ द 20th century he designed a number of principles to improve the efficiency of the work process, ठीक है, which have since become widespread in modern companies. So कुछ सिफारिशात ऐसी हैं कंसर्निंग अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज जो उन्होंने की हैं बिजनेस एक्टिविटीज के रिलेटेड, ताकि वो इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। सो सेक्शन सी में हमारा जो आंसर है वो आंसर 3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है सेक्शन डी। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी हैव इन सेक्शन डी। न्यू रिसर्चर्स सजेस्ट दैट दिस ऑब्सेशन, ऑब्सेशन कहते हैं जुनून को, विद एफिशिएंसी इज मिसगाइडेड। अब उन्होंने इस जुनून को क्या है, ये कि ये पागल कर देने वाला है, ये आपको भटका देने वाला है। द प्रॉब्लम इज नॉट नेसेसरली द मैनेजमेंट थ्योरीज और स्ट्रेटजीज वी यूज टू ऑर्गेनाइज आवर वर्क, इट्स द बेसिक, बेसिक कहते हैं बुनियादी को, assumptions we hold in approaching how we work। अब उसने कहा कि उसमें प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैनेजमेंट थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं है, इसमें यह है कि हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, जिस तरह के हम काम कर रहे हैं, जिस तरह हम एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का, उसका बेसिक देखना चाहिए, उसको इंप्रूव करना चाहिए। सो हियर इज द assumptions that order is a necessary condition of productivity. The assumption, this assumption has also fostered, fostered कहते हैं जी परवान चढ़ाना, किसी चीज को बहुत आगे लेके जाना। The idea that disorder must be determinant to organizational productivity. The result is that business and people spend time and money organizing themselves for the sake of organizing, rather than actually looking at the end goal and usefulness of such an efforts। ये बड़ी जबरदस्त बात की है उसने। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे लिए डी, पैराग्राफ डी के रिलेटेड क्या है। सो कंप्लेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच, ये तो हमने आई थिंक सेक्शन बी में हमने इसको कर दिया हुआ है। सो ये तो हमारा हो गया। सो अब हमारे पास आता है एलडी रिकमेंडेशन, ये हमने उसमें डाल दिया था, सेक्शन सी में डाल दिया था। सो सेक्शन ए भी हमारा हो गया है, उसमें हमने 6 डाल दिया था। और सेक्शन डी, हाँ सेक्शन डी अभी हमारे पास 2 बढ़ता है। फंडामेंटल बिलीव्स दैट आर इन फैक्ट इनकरेक्ट। सो फंडामेंटल, ये बिल्कुल बिल्कुल ये हमारा ट्रू है, क्योंकि उसने वहां पे बात की है बेसिक की। तो यहाँ फंडामेंटल का मतलब ही होता है बुनियादी तौर पे। तो फंडामेंटल बुनियादी, बेसिक बुनियादी, कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज, तो बुनियादी जो नुकता है उनके ऊपर उसने बात की है। तो ये बिल्कुल राइट है कि फंडामेंटल बिलीव्स दैट आर इन फैक्ट और इनकरेक्ट, कि बुनियादी जो नुकता है, जो बुनियादी चीजें हैं, वो असल में, वो हकीकत में वो सही नहीं है। सो आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन ई को। तो सेक्शन ई को हम पढ़ लेते हैं।
What most recent studies how the order actually has diminishing return. Order does increase productivity to a certain extent. अब इसने उसको एक काफ़ी लंबे अरसे तक उसको उसका जो एफिशिएंसी है प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया बट इवेंचुअली हालांकि द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड द बेनिफिट्स इट यील्ड्स reduce until the points where my further where any further increase in order reduces productivity. जहाँ पे वो अब किसी काम का नहीं बचा जहाँ पे उसकी अब मजीद गुंजाइश नहीं थी कि उस प्रोडक्टिव को इंक्रीज होने की सम आर्ग दैट इन अ बिजनेस if the cost of firmly structuring sometime outweigh the benefits of doing it. कभी कभार क्या होता है कि आप जब पैसे जो खर्च करते हो स्ट्रक्चरिंग पे वो जो उसके फायदे होते हैं वो उससे उसका उल्टा नुकसान हो जाता है देन द थिंग्स आउट नॉट टू बी फॉर्मली स्ट्रक्चर्स दो चीज़ें जो होती हैं वो वेल मेंटेन नहीं हो सकती इंस्टेड द रिसोर्सेज इन्वॉल्व कैन बी बेटर यूज एवरीवेयर इसके बजाय आप क्या करो जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करो सो लेट्स फाइंड आउट वी व्हाट वी हैव इन ई व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ ई सो ई के लिए हमारे पास वी बचता है कंपनीज दैट हैव सफर्ड फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच नो देयर इज नथिंग अबाउट कंपनीज सो नाउ 7 हाउ टू अचीव आउटकम दैट आर करंटली इम्पॉसिबल सो आई थिंक सो ये नहीं हो सकता हाउ टू अचीव आउटकम दैट आर करंटली इम्पॉसिबल ये भी नहीं हो सकता नीदर अप्रोच गारंटीज कंटिन्यू प्रॉब्लम ये भी एविडेंस दैट आर सर्टेन अप्रोच कैन हैव मोर डिसएडवांटेजेस देन एडवांटेजेस तो वहां पे उसने बात की है भाई आउटवेट द बेनिफिट्स मान से फायदे की बात की है यहाँ पे एडवांटेजेस की बात की है सो एविडेंट दैट अ सर्टेन अप्रोच कैन हैव मोर डिसएडवांटेजेस सो इस बात के शवाहिद मिले हैं कि आप ऐसी चीजों पे खर्च कर रहे हो जिसके फायदे होने से बजाय उसके उल्टे नुकसान हो रहे हैं सो आई एक्स मीन 9 जो सेक्शन ई में हमारा आता है वो आंसर हमारा 9 आता है आते हैं हम सेक्शन एफ पे मीन हमारे पैराग्राफ एफ पे इनफैक्ट रिसर्चर्स शो दैट व्हेन इनोवेटिंग इनोवेटिंग कहते हैं किसी चीज को नई इजाद जिस चीज में हो so the best approach is to create an environmental divide of structures and hastily and enable everyone involved to engage as an organic group. These environments can lead to a new solution that under conventionally structured environment और ब्रैकेट में दिया गया fit with bottlenecks in terms of information flow, power structures, rules and routines will never be reached. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे हमारे पास डेविड है इसका मतलब होता है खाली ठीक है डेविड ऑफ स्ट्रक्चर्स हैजलरी कहते हैं दर्जा बंदी सो यहाँ पे ये है कि हर किसी को आप क्या करो कि हर किसी को दर्जा बंदी मतलब हर चीज हर बंदे को आप एक एक स्टेज दे देते हो एक मतलब इसको भी दे दिया आपने मैनेजमेंट उसको भी आपने मैनेजमेंट दे दी और उसको भी आपने मैनेजमेंट दे दी तो इस तरह वो क्या कहते हैं जो रवायती जो स्ट्रक्चर होता है जो इन्वायरमेंट होता है वो भी डिस्टर्ब होता है जो रवायती स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब होता है तो इस तरह बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो रिकवर्ड बनती हैं इंफॉर्मेशन फ्लो में और पावर स्ट्रक्चर है उसमें भी और रूल्स एंड रूटीन्स में भी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो ये उसने एफ में बोला है सो लेट्स फाइंड आउट एफ सो हमारे पास बचते हैं जी अब वी कंपनीज हैव सफर्ड फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच नो 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 ये नहीं हो सकता वी को हमने ऑलरेडी पुट कर दिया हुआ है ए में और वी double I am in 7 how to achieve outcomes that are currently impossible how to achieve outcomes that are currently impossible अंजाम आउट को कहते हैं अंजाम को उसने यहाँ पे बोला है कि हकीकत में जो आप मैनेजमेंट हर एक बंदे को मैनेजमेंट दे रहे हो तो उसका जो आउटकम आएगा तो आपके पास नहीं लाएगा उसका अंजाम आपके पास सही नहीं आएगा आउटकम उसकी बिल्कुल जीरो होगी वो क्यों जीरो होगी क्योंकि वो रवायती तौर पे वो काम ही नहीं करेगा भाई वो हर एक बंदे को आपने दिया हुआ है दर्जाबंदी जब आप करते हो तो इसमें डिफरेंट पीपल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इस तरह बहुत सी चीजें रिकवर्ड बढ़ती हैं यहाँ पे रिकवर्ड बनती है जैसे इसने फील्ड बोटलनेक्स इन टर्म इंफॉर्मेशन फ्लो अब इंफॉर्मेशन फ्लो में भी रिकवर्ड बनती है पावर सिस्टम में भी रूल्स एंड रूटीन्स में भी और ये कभी भी वुड नेवर बी रीच तो वो कहाँ वहीं तक कहीं भी पहुंच नहीं सकता एफ का हमारे पास आंसर आ गया है जी 7 है सेक्शन जी को पढ़ लेते हैं In recent times, companies have slowly started to embrace the disorganizations. अभी हाल ही में कंपनियों ने क्या किया है कि जो डिसऑर्गेनाइजेशन है इसको एक्सेप्ट करना उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना कबूल कर लिया एक्सेप्ट करना उन्होंने समझ लिया कि ये कैसे हो सकता है मेनी ऑफ द embrace it in term of perceptions embracing the idea of disorder as opposed to fearing it
and in terms of process putting mechanisms in place to reduce structure. For example, मिसाल के तौर पर Oticons, a large Danish manufacturer of hearing aids, used what is called a spaghetti structure in order to reduce the organization's rigid hierarchies. Rigid कहते हैं सख्त. This involved scrapping formal jobs titles and giving staff huge amount of ownership over their own time and projects. This approach proved to be highly successful initially, with great improvements in workers' productivity in all facets of the businesses. In similar fashion, the former chairman of General Electric embraced disorganizations, putting forward the idea of the boundaryless organizations. Again, it involves breaking down the barriers between different parts of the company and encouraging virtual कहते हैं महारत को आप कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बुनियादी तौर पे कोलैबोरेशन, फ्लेक्सिबल वर्किंग. गूगल्स and number of other teach companies have embraced, at least in parts, these kind of flexible structures facilitate the technology and strong company value which glue people together. So पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ तो फिर आपको इसका मैं मीनिंग बताता हूँ. So अब हमारे पास रह गए जी x रह गया है और हमारे पास रह गया है 4 रह गया है, हमारे पास यही 2 रह गए और हमारे पास 8 रह गया है, हमारे पास 3 रह गए और क्वेश्चन टाइप हमारे पास सिर्फ 2 हैं. सो 4, 9 और 8 हमारे पास रह गए हैं. सो यहाँ पे इसको हम पढ़ लेते हैं. 4 को ऑर्गेनाइजेशन दैट पुट अ न्यू अप्रोच इनटू प्रैक्टिस. नो, ये तो कुछ है ही नहीं है, मतलब एक न्यू अप्रोच तो है ही नहीं थी. हाँ, इसको हम देख लेते हैं. सो अभी हम चेक करते हैं. जैसे सबसे पहले हमारे पास आई वी रहता है तो ऑर्गेनाइजेशंस दैट पुट अ न्यू अप्रोच इनटू प्रैक्टिस. सो डेफिनेटली आई वी इसका आता है. सेक्शन जी में जो कह रहा है कि उन्होंने बहुत सी नई अप्रोच को लाया, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. सो दानिश मैन्युफैक्चर था, उसने एड्स के बारे में सुना और उसने वो सारी जो चीज़ें थी जो डिफरेंट कंपनीज थी उसकी अपने ग्रुप्स में इन्वॉल्व की. उसने जो डिफरेंट मेंबर्स थे उनको ओनरशिप भी दी और उनको जज भी किया, ठीक है. और फिर उस तरह से उसने एक एवेल्युएट किया और गूगल नंबर और जो रिसर्चर्स थे उसको बिठा के उसने एवेल्युएट किया कि उसने कहा कि नई अप्रोच अगर हम लाएँ तो ये हमारे वर्कर्स में, हमारे काम में, उसको हमारी प्रैक्टिस में एक नया नुक्ता उसने लाया जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती थी. सो सेक्शन जी का डेफिनेटली आता है आईवी. ओके, अब सबसे आखिर पे हमारे पास है सेक्शन एच. अ वर्ड ऑफ वार्निंग टू अदर थिंग्स ऑफ जंपिंग ऑन दिस bandwagons. The evidence so far suggests a disorder, much like order, also seems to have diminishing utility and can also have detrimental effects on performance if overused. Like order, disorder should be embraced only so far as it is useful, but we should not fear it, nor meditate one over the other. This research also shown that we should continually question whether or not our existing exceptions work. सो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ऑर्डर डिसऑर्डर जो है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो. इसका जो असर होता है हमें उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, लेकिन बट वी शुड नॉट फियर इट, लेकिन हमें इसे खौफसदा नहीं होना चाहिए. लिस्ट ऑफ हमारे पास 2 हैं, एक है हमारे पास 8 है आई थिंक, और एक है हमारे पास एक कौन सी रहती है जी, हाँ आई थिंक सो यही है. सो अब हम देखते हैं जी नीदर अप्रोच गारंटी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. ये हमारा जो 8 है हम इसको बिल्कुल यहाँ पुट कर सकते हैं. तो इसने यहाँ पे ये लिखा है बाकायदा तौर पे कि इफ ओवर यूज लाइक ऑर्डर डिसऑर्डर शुड बी एम्बेरेस्ड ओनली सो फार एज इट्स यूजफुल, बट वी शुड नॉट फियर इट नॉर वेनिटेट वन ओवर द अदर. इससे मुराद ये है कि आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो भाई. आप ऑर्डर फॉर्म में या डिसऑर्डर फॉर्म में मैनेजमेंट को प्रोसेस को लेकर चल सकते हो, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं चाहिए. इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, इसके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं. ये था हमारा आज का रीडिंग टेस्ट. मुझे यकीन है कि आपको इसका कुछ ना कुछ आपको ये समझ आया होगा. अगर आपको नहीं ठीक से समझ आया, अगर आप फिर भी किसी चीज़ में स्टक हो रहे हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो. तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए. और मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आप
सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो मैं और बना सकूँ। मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है जो आप लोग कमेंट्स करते हो और जो आप लोग अच्छे-अच्छे रिमार्क्स देते हो, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक अच्छी वीडियो के साथ, एक और नई वीडियो के साथ आपके लिए पेश होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।